गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को ही प्रेस करिएगा। चलिए, तो आज हम अपव्यय का अर्थ देखेंगे। अपव्यय एवं अवरोधन के बारे में जानेंगे हम। अपव्यय क्या होता है और अवरोधन क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए, अपव्यय का अर्थ तो राज्य तथा अभिभावकों द्वारा शिक्षा पर व्यय किए जाने वाले धन को पूरी तरह से लाभ न उठा पाना। जब कोई छात्र किसी कारणवश अपनी शिक्षा समाप्त होने से पहले ही छोड़ देता है तो उसे अपव्यय कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई छात्र है कि कोई भी कारण हो सकता है, वो आर्थिक हो सकता है, निर्धनता हो सकती है। ठीक है, तो उस कारण से जो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है बीच में ही, तो उसे हम अपव्यय कहते हैं। और अपव्यय से हमारा तात्पर्य किसी भी स्थिति में शिक्षा पूरी किए बिना ही बालक को विद्यालय से हटा लेने से होता है। तो देखिए, अपव्यय का अर्थ हो गया। अब हम देखते हैं अपव्यय के कारण। ठीक है, तो अपव्यय के कारण देखिए, अपव्यय के कारण सबसे पहले है निर्धनता। तो भारत अन्य देशों की तुलना में अत्यंत निर्धन है। आज अत्यधिक महंगाई के कारण अधिकतर लोग अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में बालक धन कमाने के लिए बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, या उनके माता पिता उनको पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर कर देते हैं। और नंबर 2 है अभिभावकों का अशिक्षित होना। तो अशिक्षित होने के कारण शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते हैं तथा शिक्षा की जीवन में क्या उपयोगिता है, वे इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए वे अपने बच्चों को बिना किसी कक्षा आय के स्तर की शिक्षा पूर्ण कराए बिना ही विद्यालय से हटा लेते हैं। अब अगला है हमारा नंबर 3, पाठ्यक्रम का अनुपयुक्त होना। प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में व्यवहारिकता के गुण का अभाव होता है और प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम छात्रों की रुचियों और आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है तथा इस स्तर पर पाठ्यक्रम छात्रों के जीवन से संबंधित नहीं होता है। अतः इसी कारण से छात्रों में रुचि पैदा नहीं होती है और छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे प्रशासनिक कारण। ठीक है, प्रशासनिक कारण तो विद्यालय प्रशासन का मुख्य उत्तरदायित्व है शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण करना, परंतु आज विद्यालयी प्रशासन के अधिकारियों के अपने कर्तव्यों तथा अधिकारों की कोई परवाह नहीं है। वे पथभ्रष्ट हो रहे हैं। आज विद्यालय को मिलने वाले अनुदानों का गलत उपयोग हो रहा है, यानी कि जो विद्यालय में अनुदान मिलता है वो पूर्ण रूप से विद्यालय में नहीं लगाया जाता है और जो यहाँ के प्रिंसिपल होते हैं या और उच्च पद पे आसीन अधिकारी होते हैं, वो अपनी जेबें भरने लगते हैं। और नंबर 5 है हमारा, यहाँ पे देखिए, नंबर 5 पे है कक्षाओं में बालकों की संख्या अधिक होना। ठीक है, अगर क्लास में ज़्यादा बच्चे होंगे, संख्या अधिक होने के कारण अधिक समय तक कक्षा में रुक पाना असंभव है। इसलिए बैठने के लिए स्थान के अभाव में अनेक बालक बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब नंबर 6 है योग्य शिक्षकों का अभाव। आज भारत में असंख्य विद्यालय है जिससे कि योग्य शिक्षकों का अभाव है। अयोग्य तथा अप्रशिक्षित शिक्षक पाठ याद न करने पर अथवा थोड़ी सी उद्दंडता करने पर बालकों को कठोर दंड देते हैं, जिससे बालकों की पढ़ाई के प्रति रुचि घटती जाती है और वो विद्यालय छोड़ देते हैं। और नंबर 7 है सामाजिक तथा आर्थिक रचना। ठीक है, तो भारत में आर्थिक तथा सामाजिक रचना इस प्रकार की है कि अपने बच्चे को साधारण शिक्षा दिलवाने में विश्वास रखते हैं। गांवों में आज भी यह धारणा बनी हुई है, बालक को उतना ही पढ़ना चाहिए जिससे उनको पढ़ना लिखना आ सके। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा अवरोधन।
तो अवरोधन देखिए, अवरोधन का अर्थ है यहाँ पे जब कोई बालक एक ही कक्षा में एक से अधिक बार अनुत्तीर्ण हो जाता है या एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक रहता है तो उसे हम अवरोधन कहते हैं। इसकी एक डेफिनेशन दी गई है हर्टांग समिति के अनुसार। अवरोधन से हमारा तात्पर्य है छोटी कक्षाओं में बालक को 1 वर्ष से अधिक रखने से होता है। मतलब कि एक ही कक्षा में बालकों को 2 बार पढ़ाना या 3 बार पढ़ाने का जो होता है कार्य, उसे हम अवरोधन कहते हैं। जैसे कोई कोई माता पिता होते हैं, बच्चे कुछ वीक होते हैं पढ़ने में या कमज़ोर होते हैं, तो उनको एक ही कक्षा में दोबारा पढ़ाते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, अवरोधन कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारा देखिए अवरोधन के कारण। अवरोधन के कारण में देखिए सबसे पहला है अनुपयुक्त विद्यालयी वातावरण। तो प्राथमिक विद्यालयों का वातावरण क्षेत्र, जो वहाँ का वातावरण है, दोषयुक्त होता है। प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश के समय बालकों की आयु स्तर की अवहेलना की जाती है। फलस्वरूप नया प्रवेश करने वाले बालक एक ही कक्षा में अनेक बार अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुसंगति से प्रभावित होते हैं, जिससे उनमें भी शिक्षा के प्रति रुचि नहीं रहती है। नंबर 2 है उपस्थिति के नियमों की उपेक्षा। प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले बालकों में नियमितता का अभ्यास डालना चाहिए, जिससे उन्हें कक्षा में बैठने की आदत पड़ जाए, परंतु इस बारे में शिक्षक, अभिभावक व दोनों की उदासीन या मनोवृत्ति दिखाई जाती है। परिणाम स्वरूप बालकों में विद्यालय से भागकर अन्य स्थानों पर घूमने फिरने और विद्यालय में जाने की आदत विकसित होती है। विद्यालय न जाने की आदत विकसित होती है। तो आगे देखिए, हम देखते हैं नंबर 3 है कक्षा में बालकों की संख्या अधिक होना। तो कक्षा में बालकों की संख्या अधिक होने से कक्षा में बैठने तथा पाठ को समझने में कठिनाई होती है। शिक्षक भी अलग से ध्यान नहीं देते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या में वृद्धि होती है। और नंबर 4 है अनुपयुक्त शैक्षिक व्यवस्था। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर युक्त शिक्षक अनुभवहीन तथा अप्रशिक्षित होते हैं। उन्हें मनोवैज्ञानिक विधियों की ज्ञान नहीं होती है, जिससे बालकों का न तो समुचित विकास हो पाता है और न ही पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो पाता है। अगर देखिए यहाँ पे जो नर्सरी के बच्चे होते हैं, वहाँ पे जो टीचरें होती हैं, जैसे कि आजकल देखिए कई इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हुए हैं, तो वहाँ पे इंटर पास करके, हाई स्कूल पास करके, इंटर पास करके, ग्रेजुएशन करके वो मतलब जो भी टीचर बन जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उन लोगों के पास वो नॉलेज नहीं है। जो जैसे कि एक डिग्री होता है, बीएड में आपको सिखाया जाता है कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों के बारे में समझना जानना चाहिए। बच्चों के मन को जान करके उसके बाद उनको किस प्रकार से उनको शिक्षित किया जाए, उन नियमों को जानना चाहिए। अब आगे देखिए सामाजिक तथा धार्मिक कारण। आज भी हमारे समाज में छुआछूत, रूढ़िवादिता एवं कुरीतियाँ व्याप्त हैं। इसलिए अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के बालकों को विद्यालय में निराधार किया जाता है, जिससे इन बालकों में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप वे अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या को दूर करने के उपाय। तो सबसे पहला है प्राथमिक स्तर पर बालकों को अनेक आयु स्तर के आधार पर ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। यानी कि जो बालक का आयु स्तर होता है, उसी आयु स्तर पर प्रवेश देना चाहिए। अगर बच्चा छोटा है तो उसको प्रवेश नहीं देना चाहिए। नंबर 2 है शिक्षा पद्धति में तत्काल सुधार किया जाए। यानी कि सुधार ये किया जाए कि बच्चों की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए और उनको खेल खेल में सिखाया जाए। नंबर 3 है प्राथमिक शिक्षा की स्थिति से प्रगति से सरकार से परिचित कराया जाए। यानी कि प्राथमिक शिक्षा की स्थिति और उसकी प्रगति से सरकार को परिचित कराया जाए। और नंबर 4 है प्राथमिक विद्यालयों में योग्य प्रशिक्षित
तथा अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए ताकि वह बच्चों के मनोवैज्ञानिक स्तर को समझ सके और उसके हिसाब से उनको शिक्षित कर सके। और नंबर 5 है उपस्थिति संबंधित नियमों का कठोरता से पालन किया जाए। यानी कि उपस्थिति संबंधी यानी कि बच्चों को पूर्ण रूप से उपस्थित होने के लिए कठोरता से जो नियम बनाए गए हैं उनको कठोरता से पालन करवाया जाए। नंबर 6 है प्राथमिक विद्यालयों से बालकों के शारीरिक विकास के लिए खेल कूद की व्यवस्था की जानी चाहिए। नंबर 7 है बालकों के मनोरंजन के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाना चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा कक्षा में बालकों की संख्या कम की जाए। अगर हमारा बालकों की संख्या अत्यधिक है एक क्लास में तो हम उसको कई सेक्शन में बांट सकते हैं। जिस हिसाब से बालकों की संख्या है उस हिसाब से हम सेक्शन बना सकते हैं। जैसे क्लास 8 में जैसे प्राथमिक शिक्षा में क्लास 5 में 100 बच्चे हैं तो उसमें हम 3 सेक्शन बना सकते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और 100 बच्चों को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए। ठीक है, तो अब अगला देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है बालकों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाए। तो बालकों का जो रूटीन चेकअप होता है जैसे स्कूल में स्वास्थ्य कर्मचारी जा कर के बच्चों की स्वास्थ्य की जांच करें और उनका परीक्षण किया जाए, उनको क्या बीमारी है और क्या दिक्कत है उनको, तो उस हिसाब से उनका इलाज भी कराया जाता है। और अगला नंबर है आवश्यक शैक्षिक साधनों को उपलब्ध कराया जाए। जो आवश्यक है उनके लिए शैक्षिक साधन जो आवश्यक है उसको उपलब्ध कराया जाए। और अगला है हमारा प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि उस प्रौढ़ शिक्षा के आधार पर उनके माता पिता शिक्षित हो सके। अब अगला देखिए कोठारी कमीशन के अनुसार ये उपाय हैं। अपव्यय एवं अवरोधन को दूर करने के उपाय हैं कोठारी कमीशन के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोठारी कमीशन के अनुसार सभी राज्यों के प्राथमिक शिक्षा को समरूपता प्रदान की जाए। यानी कि सभी राज्यों के प्राथमिक शिक्षा को समरूपता यानी कि सभी राज्य में प्राथमिक शिक्षा को एक प्रकार से देखा जाए, समरूप दिया जाए, एक रूप दिया जाए। ठीक है, तो अगला देखिए यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन तथा निर्देशन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। और नंबर 3 है प्रथम कक्षा की पढ़ाई समाप्त होने पर आयोजित की जाने वाली परीक्षा को समाप्त किया जाए। और अगला है 11 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए साक्षरता की शिक्षा प्रारंभ की जाए। नेक्स्ट है प्रथम कक्षा में खेल विधि द्वारा पढ़ाया जाए। और प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय की पूर्ति करने के लिए स्थानीय कर लगाया जाए। यानी कि प्राथमिक शिक्षा के खर्च यानी कि उसमें जो व्यय हो रहा है उसमें स्थानीय कर भी लगाया जाए। जो स्थानीय लोग हैं उनसे कर वसूला जाए ताकि विद्यालय की जो देखभाल है या जो शिक्षा दीक्षा है उसे चल सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।